14 जुलाई को चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद पूरे देश में खुशियां फैल गई, लेकिन लोगों का मन यह सोचकर अभी भी डरा हुआ है कि शायद चंद्रयान-3 का भी हाल चंद्रयान-2 की तरह न हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि इसरो ने चंद्रयान-2 की असफलता के बाद चंद्रयान-3 में कौन सी नई बदलाव की है, जिसकी वजह से इसरो को इसके सफल होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि आखिर चंद्रयान-2 क्यों असफल हुआ था और चंद्रमा पर उतरना इतना कठिन क्यों है। तो इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चंद्रयान-2 जिसने चंद्रमा की सतह को छूने से मात्र कुछ समय पहले लैंडर विक्रम का इसरो के कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग करता है। लेकिन फिर भी चंद्रयान-2 पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, और अगर चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता। साथ ही भारत का यह पहला मिशन था जिसने चंद्रमा पर लैंड की थी। भले ही भारत इसमें पूरी तरह से सफल न रहा हो, फिर भी इस मिशन ने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 को अर्थ के ऑर्बिट करने के बाद ट्रांसलूनर इनर्शन प्रक्रिया द्वारा अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल होना था। इस समय कंट्रोल रूम में टेंशन का माहौल था। इस पूरी प्रक्रिया में 30 मिनट का समय लगने वाला था, और इस 30 मिनट में चंद्रयान-2 की स्पीड और हाइट बिल्कुल सटीक होनी चाहिए थी, क्योंकि चंद्रयान की स्पीड और हाइट की थोड़ी सी गड़बड़ी से चंद्रयान-2 स्पेस में खो सकता था। के सिवन ने कहा कि 30 मिनट के लिए हमारे दिलों की धड़कनें बंद हो गई थी, लेकिन चंद्रयान-2 ने सफलतापूर्वक इस मुश्किल को पार कर लिया था, और इसका श्रेय इसरो के इंजीनियर टीम को जाता है, क्योंकि इन्हें इसकी हाइट और स्पीड को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2 सितंबर के दिन चंद्रयान-2 का अगला फेज शुरू किया गया, जिसमें विक्रम लैंडर से ऑर्बिटर को अलग होना था, जो पायरोटेक्निक्स बोल्ट के एक सेट से जुड़ा हुआ था। इस फेज को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाना था। इसकी ऊंचाई का सही आकलन करने के बाद इसरो के इंजीनियरों ने लैंडर को ऑर्बिटर से अलग कर दिया। जब लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ तो ऑर्बिटर के थ्रस्टर को स्टार्ट कर दिया गया, ताकि ऑर्बिटर चंद्रमा को ऑर्बिट कर सके। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ा। इस वक्त इसकी स्पीड अपने निर्धारित स्पीड से बहुत ज्यादा थी। साथ ही इसकी पोजीशन वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल थी, इसलिए इसके थ्रस्टर को नीचे की तरफ फायर किया गया। लैंडिंग का अगला चरण चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होना था, और यहाँ से चंद्रयान-2 को सारे कमांड उसमें लगे कंप्यूटर को ही देना था। इस समय चंद्रयान-2 की स्पीड 1680 मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ तक सब बिल्कुल ठीक था, और जैसा इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा था सब वैसे ही काम कर रहा था। इसके बाद शुरू होता है चंद्रयान-2 के फाइनल लैंडिंग का फेज, जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस समय लैंडर मून के सरफेस से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन अब लैंडर का झुकाव 55 डिग्री होना चाहिए था, जबकि अभी भी लैंडर 410 डिग्री झुका हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ट्रैकिंग कमांड स्क्रीन पर देखा कि विक्रम लैंडर अपने अगले फेज में प्रवेश करने वाला है, जिसे फाइनल ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस समय भी लैंडर 55 डिग्री के बजाय 410 डिग्री पर ही झुका हुआ था। फिर अचानक ही इसरो के कमांड रूम से लैंडर का संपर्क टूट जाता है, और 20 मिनट बाद भी जब लैंडर से कोई जवाब नहीं आता है तो के सिवन ने घोषणा किया कि लैंडर ने मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग की है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर से संपर्क टूटने के कारण लैंडर में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से यह लैंडर को सही से कमांड नहीं दे सका। आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा पर उतरना इतना कठिन क्यों है। आप तो जानते ही होंगे कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जब कोई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में इंटर करता है तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो करने के लिए वहाँ वायु नहीं है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को मून के सरफेस पर उतारने के लिए मैन्युअली स्पीड को धीमा करने की जरूरत होती है, जिसमें बहुत अधिक ईंधन लगता है। इसके अलावा चंद्रमा का ग्रेविटी बहुत कमजोर है, और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा हिस्सा है। इसका मतलब है कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ग्रेविटी में इंटर करता है तो उसे चंद्रमा के सरफेस से टकराने से बचने के लिए बहुत तेजी से चलाना पड़ता है। इन सभी मुश्किलों के अलावा और एक मुश्किल है जिससे स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर उतारना कठिन बना देता है, और वो है चंद्रमा की धूल। चंद्रमा की धूल एकदम महीन होता है, और जब स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के सतह के नजदीक ले जाया जाता है तो स्पेसक्राफ्ट का थ्रस्टर चंद्रमा की धूल को उड़ा देता है, जो स्पेसक्राफ्ट के सेंसर, सोलर पैनल और कैमरा पर जम जाता है, जिससे लैंडिंग साइट को देखना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मून डस्ट सेंसर और सोलर पैनल को आसानी से खराब कर सकता है। चंद्रयान-2 की असफलता के बाद अपनी गलतियों को सुधारते हुए इसरो ने चंद्रयान-3 में कई बदलाव किए हैं, जिसमें पहला बदलाव है लैंडर का नेविगेशन सिस्टम। चंद्रयान-3 के नेविगेशन सिस्टम को फिर से डिजाइन किया गया है। इस नए नेविगेशन से लैंडर को अपने लिए चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग साइट ढूंढने और वहां सफल लैंडिंग करने में मदद मिलेगी। इसमें दूसरा बदलाव लैंडर को चंद्रयान-2 से ज्यादा शक्तिशाली इंजन से लैस किया गया है। इससे लैंडर को चंद्रमा के सतह पर उतरते समय अधिक तेजी से धीमा किया जा सकता है, जिससे हार्ड लैंडिंग का खतरा कम होगा। इसमें तीसरा बदलाव इसे कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर में किया गया है। यह नया सॉफ्टवेयर चंद्रयान-3 को जल्दी कमांड देने और उसे संभालने में अधिक सक्षम होगा। इसके अलावा इस बार चंद्रयान-3 का लैंडिंग साइट बदल दिया गया है। नई लैंडिंग साइट समतल क्षेत्र में चुना गया है, जिससे रफ लैंडिंग का खतरा कम होगा। आपको क्या लगता है, चंद्रयान-3 चंद्रमा
चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।